ईरानी विदेश मंत्री ने एस जयशंकर भारतीय विदेश मंत्री से की है बात। दोनों विदेश मंत्रियों में चौथी बार इस युद्ध के छिड़ जाने के बाद बात हुई है। आराघची ने भारत से बड़ी भूमिका निभाने की अपील की है। क्षेत्रीय और ग्लोबल स्थिरता को लेकर भूमिका को निभाने की अपील। भारत ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने का भरोसा भी दिया है। तो 14 दिन में 4 बार भारतीय विदेश मंत्री से अब बातचीत हुई है और भारत को बड़ी भूमिका निभाने के लिए अपील करता नजर आया है। ईरान, हमारे संवाददाता मनीष झा जो कि इस वक्त तेल अवीव में मौजूद है, वो इस पर कुछ और डिटेल्स देंगे। मनीष, चौथी बार बातचीत, भारत पर भरोसा जताया गया है और भारत से बड़ी भूमिका अदा करने की मांग भी की गई है। बिल्कुल विपिन, देखिए इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी। दो बातें हैं। पहली बात तो है कि हम सब जानते हैं कि भारत को चाहे तेल मंगाने के लिए हॉर्मुज स्ट्रीट की कितनी ज़रूरत है। 2 दर्जन से अधिक जहाज़ हमारे वहाँ पर फंसे हुए हैं। इसके अलावा कम से कम कई 100 जो जहाज़ों पर सवार जो कर्मी हैं वो भारतीय हैं जो कि इन जहाज़ों पर हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी था। कल रात हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच पहले बात हुई और उसके कुछ ही 12 घंटे के भीतर दोबारा से दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई है। इस जंग में 2 हफ्ते के दरमियान ये चौथी बार बातचीत है। तो पहली बात तो है कि भारत अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए ईरान के साथ बात कर रहा है। मतलब हमारे तेल के जहाज बिना किसी दिक्कत के, IRGC के बिना हमले के भारत लौट सके और भारत आ सके, इसके लिए बातचीत हो रही है। और जो दूसरी बात है कि जो इंडियंस फंसे हुए हैं जो उन जहाज़ों पर, उन पर कोई अटैक ना हो, उसको लेकर बातचीत हुई है। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, लगभग अमेरिका में भी बड़े बड़े विशेषज्ञ इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अगर इस हालत में कोई युद्ध रोक सकता है तो वो कौन सा मुल्क है, कौन सा नेता है। तो वैसी स्थिति में अमेरिकी विशेषज्ञों का भी मानना है कि अगर भारत यहाँ पर आगे बढ़े तो भारत ही जो है सो इस वक्त युद्ध को रोक सकता है। और वो क्यों? तो मैं तेल अवीव में मौजूद हूँ। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे तब भी हम लोग थे। हम सब ने देखा कि भारत और इजराइल के बीच अच्छे रिश्ते हैं आज की तारीख में, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत और ईरान के बीच में भी सदियों पुराना संबंध है और उसी संबंध को कंटिन्यूटी में इस सरकार ने भी बनाए रखा है और इसी लगातार हो रही बातचीत इसका प्रमाण है। और जो तीसरी बात है कि आप देखिए कि ईरान और इजराइल के अलावा मिडिल ईस्ट के देशों में, चाहे UAE में हो या दूसरे और देशों से, आज की तारीख में भारत के पश्चिम एशिया नीति के तहत बहुत मजबूत संबंध है। इसके अलावा जो बड़े प्लेयर जिसको आप कहते हैं, चाहे वो ट्रंप हो, पुतिन हो, जिनपिंग हो, आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तीनों के साथ बातचीत रखते हैं। और ऐसी स्थिति में जो बहुत दुनिया भर के विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि अगर भारत यहाँ पर कदम उठाए तो वही एकमात्र ऐसा देश है। ऐसा नहीं है कि हम और आप भारतीय हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि भारत ही ऐसा कर सकता है, भारत ही ऐसा कर सकता है, नहीं। बल्कि दुनिया के कई विशेषज्ञों का ये कहना है कि रैशनल तरीके से ये लग रहा है कि अगर भारत यहाँ पर बड़ी भूमिका निभाए तो शायद वो इस जंग को रोकने में कामयाब हो सकता है। क्योंकि आज की तारीख में अकेला ऐसा वाहिद मुल्क है जिस पर कि सभी पक्ष जो है भरोसा करते हैं। और ऐसी स्थिति में और लगता है कि कहीं कुछ पर्दे के पीछे हो रहा है। बिल्कुल मनीष, भारत की भूमिका बहुत बड़ी है। यही वजह है सिर्फ ईरान नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के तमाम देश इस वक्त भारत की तरफ देख रहे हैं। और 14 दिन में 4 बार ईरान के विदेश मंत्री ने इसी संबंध में भारत के विदेश मंत्री से बातचीत भी की है। तेल अवीव में अभी एक बहुत बड़ा हमला हो गया है। ईरान के हमलों से तेल अवीव में भारी तबाही देखी जा रही है। हमले के बाद धुआं धुआं हो गया है तेल अवीव का कई इलाके। तेल अवीव की फाइनेंशियल बिल्डिंग पर हमला किया गया है। देखिए, फाइनेंशियल बिल्डिंग टारगेट है दुबई से लेकर और तेल अवीव तक। ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं। आज सुबह इस हमले को अंजाम दिया गया है और कैसे पूरा इलाका थर्रा उठा। जिस बिल्डिंग पर हमला किया गया और आसपास की बिल्डिंग्स पर भी इसका असर, धूल और धुएं का गुबार और चारों तरफ बिखरा हुआ मलबा आपकी आंखों के सामने। और ठीक इसी जगह से कुछ किलोमीटर दूर मौजूद है हमारे संवाददाता मनीष झा इजराइल में। और तेल अवीव को इजराइल की आर्थिक राजधानी कही जाती है जहां आज ईरान ने हमला बोला है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का इजराइल पर बहुत बड़ा हमले में 58 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लेबनान बॉर्डर के पास जार्जिर में यह हमला किया गया है। कई घरों को नुकसान हुआ है, गाड़ियां भी तबाह हुई हैं। इजरायली हमले के बाद हिजबुल्लाह का बदला सामने आया है।
और वार और पलटवार के बीच खबर यह कि आईडीएफ ने लेबनान में भी भारी बमबारी कर दी है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल ने लिटानी नदी पर बने पुल को ही उड़ा दिया। इस पुल का इस्तेमाल करता है हिजबुल्लाह और लेबनान में हिजबुल्लाह की कमर को तोड़ने की पूरी कोशिश। ईरान के प्रॉक्सी के रूप में जाना जाता है लेबनान और हिजबुल्लाह को। अब ये देखिए कैसे ये नदी गुजर रही है, नदी के ऊपर का पुल नजर आएगा और उसके ऊपर अचानक से इसका टारगेट सेट किया जाता है और उसके बाद एक धमाका और पुल बिल्कुल धराशायी पूरी तरह से। ये तस्वीरें आपके सामने और 3 खबरें और उसकी 3 तस्वीरें आपके सामने। तेल अवीव पर हमला हुआ, फाइनेंशियल बिल्डिंग पर हमला हुआ, जबरदस्त नुकसान की खबर। लेबनान बॉर्डर के पास भी अटैक हुआ है और यह बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह पलटवार कर रहा है। कई लोग घायल हुए हैं इस हमले में और गाड़ियों को क्षति पहुंची है। इधर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार इजराइल की तरफ से भी हमला किया जा रहा है। ये 3 तस्वीरें वॉर जोन से इस वक्त की। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रियर एडमिरल गिरीश कुमार गर्ग हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं और मनीषा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले कुलकर्णी सर, आप ही से मेरा सवाल है कि अचानक से हम देख रहे हैं कि ईरान के तेवर में काफी बदलाव हुआ है। क्या यह नेतृत्व परिवर्तन की वजह से है या फिर ईरान ने अब तक जो कंसिडरेबल डैमेज पहुंचाया है अमेरिका को, उसके सहयोगी देशों को, उसका आत्मविश्वास है? रवि, कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि ईरान का जो हौसला है बुलंद है। उनको लग रहा है चाहे कितना भी नुकसान कर ले, उन्होंने ठान ली है कि अब वो सबक सिखाएंगे और अब वक्त आ गया है ईरान को कि जो कुछ भी हो आर पार की लड़ाई है। जिस प्रकार से टेल अवीव के ऊपर हमला हो रहा है, शायद इजराइल में भी पिछले 40 सालों में इस तरह भयंकर हमला टेल अवीव ने भी नहीं देखा होगा। तो अगर वो हालात आज टेल अवीव की है और ईरान जिस तरीके से पलटवार कर रहा है, शायद कोई शक नहीं कि ईरान ने ठान ली है आर पार की लड़ाई। लेकिन इसके बीच जो बातचीत हो रही है हमारे फॉरेन मिनिस्टर के और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आरागाची से, तो ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ईरान भी चाहता है कि मध्यस्थता करके कहीं ना कहीं उनको लड़ाई से बाहर निकाला जाए, क्योंकि अगर उन्हें लड़ाई से बाहर नहीं निकालते हैं तो ईरान को भी दिक्कत होने का खतरा हो सकता है। क्योंकि अमेरिका कुछ भी कर ले, उसके पास आज की तारीख में मिलिट्री इक्विपमेंट की तो कोई कमी है नहीं। ईरान को परेशानी जरूर होगी क्योंकि ईरान के पास मिसाइल्स का जो जमावड़ा है वो भी धीरे धीरे करके कम होता जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से खाड़ी के देशों के ऊपर हमला, टेल अवीव के ऊपर हमला, अमेरिकन शिप्स के ऊपर हमला करने की कोशिश, उनके जो हवाई जहाज को गिराने की कोशिश, जैसे वो खुद दावा कर रहे हैं, चाहे अमेरिका कह रहा है कि इसमें ईरान का कोई हाथ नहीं है, लेकिन इस तरह के दावे करना जरूर दर्शाता है कि ईरान कहीं ना कहीं उसकी हौसला जो है बुलंद है और आज उस हौसले के ऊपर वो बरकरार रखते हुए हौसला बुलंद है सर। शायद यही वजह कि 14 दिन में ट्रंप ने कई बार अपना स्टैंड बदला। देखिए, रूस से तेल को जो रोक लगाया गया था उस पर परिवर्तन हो गया। अब ये कह रहे हैं कि हम जब चाहे जंग को खत्म कर सकते हैं। ये भी कह रहे हैं कि ईरान के लोग आए हमसे बात करें। तो बार बार ट्रंप का बदलता रुख ये बता रहा है कि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो रहे हैं और अपर हैंड इस पूरे युद्ध में ईरान का दिखाई पड़ रहा है। इस पर करेंगे चर्चा, लौटेंगे आपके पास। इस बीच बड़ी खबर ये कि ईरानी एयरफोर्स का ईरान पर भीषण हमला देखने को मिला है। तेहरान पर एयर स्ट्राइक का एक नया राउंड शुरू हो गया है। आईडीएफ ने कहा है कि तेहरान पर भीषण हम एयर स्ट्राइक करेंगे। एक और बड़ी धमकी, और ये देखिए। और इस बीच तेहरान में इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। आईआरजीसी के ठिकानों पर एक साथ अटैक किया गया। अमेरिका इजराइल का यह हमला और आईआरजीसी के अलावा बासेस, पुलिस स्टेशन और सेना के ठिकानों पर भी हमला किया गया है। और एक और बड़ी खबर, बासिज फोर्स के चेक पॉइंट पर भी अटैक कर दिया गया है। आईएफ के हमले में लगी है भीषण आग। तेहरान में हमले का खौफनाक वीडियो आपके सामने, किस तरह से इजरायली एयरफोर्स ने हमला किया है और मौके पर कैसे भयानक आग, और ये आग का गोला और धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा है। इजरायली एयरफोर्स का यह धमाका और इस तरह से टारगेट को अचीव करता नजर आ रहा है।
और ईरान में हर हमले का जवाब। अब देखिए 3 हमले, 3 तस्वीरें और 3 ब्रेकिंग न्यूज। तेहरान में एयर स्ट्राइक किया गया है। अब ये देखिए बीच की खबर, ये लेबनान में अटैक और तीसरी एक और तस्वीर देखिए किस तरह से ईरान इजराइल में जंग छिड़ी हुई है, किस तरीके से दोनों देश वार पलटवार कर रहे हैं और अमेरिका तक को सबक सिखाने की बातचीत चल रही है। कुछ तस्वीरें इजराइल की हैं और कुछ तस्वीरें ईरान की हैं। और उस बीच देखिए बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया। हमारी ताकत से डर रहा है हिजबुल्लाह, इजराइल पर आक्रमण की कीमत चुकानी होगी। बेंजामिन नेतन्याहू की चेतावनी हिजबुल्लाह को। अब देखिए खबर यह है कि इजराइल ने लेबनान पर कब्जे की धमकी दे दी है। गाजा के बाद एक बड़ी धमकी मारा जा रहा है। डिफेंस मिनिस्टर कट्स ने यह खुली चेतावनी दी है, अगर हमले जारी रहे तो हम लेबनान पर कब्जा कर लेंगे। यह डिफेंस मिनिस्टर का बहुत बड़ा बयान। हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट के हमले इजराइल की तरफ जारी हैं और हर हमले का इजरायली फोर्सेस जवाब भी दे रही हैं। लेकिन यह धमकी कि अगर यही अंजाम रहा तो फिर हम फिलिस्तीन वाला हाल कर देंगे लेबनान का। और लेबनान पर इजराइल का कब्जा होगा क्या, सवाल तो यही है। देखिए हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक से भड़का इजराइल और इजराइल की दक्षिण लेबनान पर कब्जे की धमकी और जहरानी नदी के दक्षिण में इलाका छोड़ने को कहा है ईरान का प्रॉक्सी। हिजबुल्लाह इजराइल का दुश्मन है, लेबनान से लगने वाली उत्तरी सीमा की रक्षा इसका मकसद है। जी और अब तक आईडीएफ हमलों से लेबनान में गाजा जैसी तबाही नजर आ रही है। और इस बीच इन तमाम खबरों को लेकर एक बार फिर से हम इजराइल का रुख कर लेते हैं, जहां पर तेल अवीव में हमारे संवाददाता मनीष शाह अपने कैमरा पर्सन रोहित के साथ मौजूद है। मनीष, इस धमकी को कैसे देखे? इजराइल बेशक ताकतवर है, 3 मोर्चे पर जंग लड़ रहा है और अब तो डिफेंस मिनिस्टर की यह धमकी कि अगर लेबनान ने रॉकेट हमले नहीं बंद किए तो गाजा जैसा हाल करेंगे, वेस्ट बैंक जैसा हाल करेंगे और हम फिलिस्तीन की तरह जीत लेंगे लेबनान को। कितना दम नजर आता है और कितना फिजिबल है, ग्राउंड पर क्या इतने ताकतवर है इजराइल, आपको क्या लगता है? विपिन, अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद आप भी इजराइल आए थे और हम सब ने अलग अलग हिस्से से रिपोर्टिंग भी की थी। मुझे याद है कि हमास के हमले के तुरंत बाद ही मैं लेबनान के उस बॉर्डर पर गया था और हम लोगों ने ये कहा भी था कि हिजबुल्लाह अटैक करेगा। आज 2.5 साल हो गए। 2.5 साल में इजराइल ने पूरी ताकत के साथ हिजबुल्लाह को ख़त्म करने की बात कही है। हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह को मारा भी है, अब नईम कासिम उसके चीफ बन चुके हैं। लेकिन इन सब के बावजूद हकीकत यह है कि 24 घंटे पहले हिजबुल्लाह ने 150 मिसाइलों से हमला किया। सोचिए 2.5 साल की जंग के बाद हमास का छोटा सा गाजा 2 साल तक बॉम्बिंग करने के बाद फाइनली बंधक निकालने के लिए पॉलिटिकल प्रोसेस में जाना पड़ा। तो खैर ठीक है, जंग का माहौल है तो ऐसे में रक्षा मंत्री जो कि जंग को लीड कर रहे होते हैं उन्हें बड़े बड़े बयान देने होते हैं। लेकिन आज की तारीख में अगर इजराइल लेबनान के किसी भी हिस्से को फिजिकल तौर पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो मुझे लगता है उससे स्थिति और ज़्यादा बिगड़ेगी, संभलेगी तो नहीं, कम से कम अभी की जो अंतर्राष्ट्रीय उलझन की स्थिति बनी हुई है। लेकिन गाजा से लेकर लेबनान तक तो छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि ये सब तो ईरान के प्रॉक्सी हैं। आज की तारीख में ईरान जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका और उनके सहयोगी देशों पर हमला कर रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ से इजराइल को और अमेरिका को एक बड़ी रणनीति निभाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर वो चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में इजराइल के लिए अमेरिका के हित में कोई फैसला हो, और जिसके बारे में लगातार हम इशारा कर रहे हैं कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्दे के पीछे भारत जैसे मुल्क की एक बड़ी भूमिका साबित होगी। क्योंकि आज की तारीख में अगर आप देखिए तो भारत ब्रिक्स को की अध्यक्षता कर रहा है और ब्रिक्स में चीन भी है, ईरान भी है, रूस भी है। तो जाहिर है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के बड़े जो मेजर स्टेक होल्डर हैं वो सब उस संगठन का हिस्सा है जिसकी अध्यक्षता इस साल भारत कर रहा है। तो कमोबेश देखा जाए तो इस वक्त इजराइल के रक्षा मंत्री, बिल्कुल मनीष, ये बहुत ही अहम सवाल है कि क्या ये देश जिनको आप स्टेक होल्डर बता रहे थे, ये देश इस जंग में आगे बढ़ेंगे या शांति का रास्ता अपनाएंगे? गिरीश सर, मेरा आप सवाल बहुत ही इस सिचुएशन से थोड़ा अलग है कि जब युद्ध शुरू हुआ था तो हमें लगा था कि पानी में कोहराम मचेगा, बड़े बड़े जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो जमीन उतरेंगे समंदर में और ईरान में तबाही ला देंगे। हुआ क्या? ये स्लो डाउन क्यों है? हम अब्राहम लिंकन को लेकर ये खबर सुन रहे हैं जो अमेरिका की चिंता बढ़ाने वाली है। आप इसे कैसे आंकते हैं? वाटर से जो लॉन्च होना था अटैक, उसमें ये ढिलाई या ये नरमी क्यों दिखाई दे रही है अमेरिका की तरफ से?
देखिए, ऐसा है कि ईरान के ऊपर जो रणनीति मुझे समझ आई अमेरिका की और इजराइल की, वो था इंटेंस एयर अटैक, एयर कॉम्बैट, और उसमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स का रोल थोड़ा पीछे की तरफ उन्होंने रखा, बैकअप के तौर पर रखा, और शायद एक प्रेशर टैक्टिक के रूप में एयरक्राफ्ट कैरियर्स को उन्होंने अमेरिका ने यूज़ करने की कोशिश करी ईरान के ऊपर, और एक्टिव कॉम्बैट में उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर के रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ नहीं किया। हालांकि खबरें ऐसी आई हैं कि जो टॉमाहॉक मिसाइल्स हैं कैरियर टास्क फोर्स में, उनका इस्तेमाल ईरान के ऊपर अटैक के लिए किया गया है, लेकिन इसकी कोई पुख्ता सबूत पब्लिक डोमेन में नहीं है। और जहाँ तक कैरियर टास्क फोर्स का एस्कॉर्ट करने का सवाल था कि वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर जो मर्चेंट शिप्स जाएंगे उनको वॉरशिप एस्कॉर्ट करेंगे, उसमें काफ़ी रिस्क अमेरिका को दिख रहा है कि ईरान की जो प्रॉक्सी ताकत है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर, वो नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से उनके वॉरशिप्स एस्कॉर्ट करने के चक्कर में खुद वॉरशिप्स उनके अटैक में आ जाएं। ये काफ़ी इंसल्ट होगी अमेरिका के लिए, इसलिए आप देख रहे हैं कि अमेरिका तैयार नहीं है अपने वॉरशिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उतारने के लिए और अपने शिप्स को सर ये सब तब है जब ट्रंप कह रहे हैं कि हमने नेवी खत्म कर दी ईरान की। यहाँ बिल्कुल आप देखिए डाइकोटोमी, एक तरफ ट्रंप साहब बोल रहे हैं कि हमने उसकी नेवी को बिल्कुल खत्म कर दिया, और दूसरी तरफ अपने जंगी जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मर्चेंट शिप्स को एस्कॉर्ट करने से झिझक रहे हैं। बिल्कुल यही वजह है सर 14 दिन में टोन डाउन हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जरा उसको ले लेते हैं फिर लौटेंगे आपके पास। तेहरान में इजरायली हमले के बाद भगदड़ जैसा माहौल है। IRGC के अफसरों के जनाजे पर ड्रोन अटैक किया गया। ये देखिए, ये बहुत हैरानी वाली खबर है, क्योंकि जंग के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तेहरान के खवारन इलाके में यह हमला किया गया और तेहरान में भीषण हमले कर रहा अमेरिका। अब तो जनाजा निकालने की भी अनुमति नहीं है। ये देखिए, IRGC के कमांडर्स जो सिपाही मारे गए हैं, जब उनका जनाजा निकल रहा है तो उस भीड़ पर हमला। ये क्या हो रहा है? क्या जंग में इस बात की अनुमति होती है? क्या जंग के कोई नियम नहीं होते? और ये करके साबित क्या करना चाहता है इजराइल, ये समझ में नहीं आ रहा। और देखिए, लेबनान में IDF का ग्राउंड ऑपरेशन, दक्षिणी लेबनान में ऑपरेशन का वीडियो जारी किया। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले जारी हैं। तो यह खबर अपने आप में काफी बड़ी है, जिसको लेकर थोड़ी देर पहले मनीष से बात भी हो रही थी। लेबनान में IDF का ग्राउंड ऑपरेशन, इसको लेकर यह खबर है। दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन किया गया है। ये तस्वीरें भी जारी की गई हैं इस ऑपरेशन। और लेबनान में IDF का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। हिजबुल्लाह नेटवर्क के खात्मे के लिए टारगेटेड रेड चल रही है। IDF की 36वीं डिवीजन के ब्रिगेड ने अब मोर्चा संभाल लिया है। ये देखिए, डिविजनल ब्रिगेड की कॉम्बैट टीम ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। संवेदनशील इलाकों में पहुंचकर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अभियान की शुरुआत पहले से बड़े पैमाने पर की जा रही है और फायरिंग भी हो रही है। ऑपरेशन से पहले हवाई और जमीनी हमला किया जा रहा है। IDF का मकसद है कि हथियार डिपो और बंकर्स को तबाह करना, हिजबुल्लाह के टनल और कमांड सेंटर का भी खात्मा करना इनका मेन मकसद समझ में आ रहा है। IDF का मकसद हिजबुल्लाह के संपूर्ण खात्मे तक जंग ये जारी रहेगी। और इधर कतर ने दक्षिणी लेबनान पर इजरायली हमलों की निंदा की है। कतर के विदेश मंत्रालय ने जारी किया यह बयान। इजरायली हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। लेबनान की संप्रभुता का सम्मान करने की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल कदम उठाने की मांग की है। और देखिए, लेबनान पर हमले की निंदा। ट्रंप से कतर का मोह भंग हो गया है, क्योंकि लगातार हमले हो रहे हैं और ट्रंप साथ नहीं दे रहे हैं। खबर क्या है? खबर यह है कि दक्षिणी लेबनान पर हमलों से कतर बहुत ज्यादा नाराज है। कतर ने इजरायली हमलों की कड़ी निंदा की है और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का इसे उल्लंघन करार दिया है। लेबनान की संप्रभुता, अखंडता के सम्मान की बात कही जा रही है और साथ साथ में लेबनान पर हमले रोकने और कब्जा छोड़ने की रवी बात कही जा रही है।
बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तत्काल कदम उठाने की भी मांग की गई। खास बात यह कि अमेरिका और कतर के बीच रणनीतिक आर्थिक संबंध है। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य बेस मौजूद है। कतर में ईरान लगातार ड्रोन मिसाइल से अटैक कर रहा है और इजरायल यूएस के हमले के खिलाफ ईरान का कतर में अटैक। मनीष के पास सीधे चलेंगे। मनीष, दो बातें, एक तो यह कि लेबनान की धरती पर ग्राउंड ऑपरेशन किया जा रहा है और ये कोई छिपी या अघोषित बात नहीं है। नेतन्याहू का बयान हमने थोड़ी देर पहले सुनाया, वो इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के ही पक्ष में है। दूसरी तरफ कतर का स्टैंड, हमले होने के बावजूद वो कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें दखल दे, रोके इजरायल को। ये दोनों विषय कैसे देखे जाएं, इसको कैसे समझा जाए? बिल्कुल रवि, पहले बात शुरू करते हैं कतर के स्टैंड की। तो देखिए, कतर हो, यूएई हो, बहरीन हो, ओमान हो, ये सब चाहते हैं कि इस जंग में वो सीधे शामिल ना हो। बल्कि कतर के विदेश मंत्री ने तो ये कह दिया था कि अमेरिका चाहता ही है कि हम ईरान के साथ डायरेक्ट लड़ें और उसके बाद वो फिर पीछे हट जाएगा और फिर दोनों साइड को वो हथियार सप्लाई करता रहेगा और इस तरह से उनका धंधा चलेगा और हम फंस जाएंगे इस जंग में। तो कतर अभी इस रूप में सोच रहा है और इसी बात से प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत खिसियाए हुए हैं। बल्कि उनके जो आप कह सकते हैं कि युद्ध गुरु जो हैं और सबसे मुख्य सलाहकार वो लिंडसे ग्राहम सीनेटर, तो वो कहते हैं कि इन सभी देशों को सीधे युद्ध में शामिल हो जाना चाहिए और अभी सऊदी और कतर नहीं आएंगे तो कब आएंगे। तो कुल मिलाकर अमेरिका की तो मंशा यही है कि ये सभी खाड़ी देश ईरान के साथ सीधे जंग में शामिल हो जाए, जिसके लिए वो राजी नहीं है और इसीलिए इस तरह के बयान आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए, जहाँ तक लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की बात है तो इजराइल पहले भी ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा था, लेकिन पिछले साल सीज फायर होने के बाद आईडीएफ ने कहा था कि हम पीछे हट जाएंगे अगर हिजबुल्लाह जो है सो की तरफ से कोई आक्रमण नहीं होगा। लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से ईरान के समर्थन में आक्रमण हो रहा है, तो आईडीएफ के पास अपनी दलील है कि यही वजह है कि हम दोबारा से ग्राउंड ऑपरेशन करना चाहते हैं और ऐसी स्थिति में हम हिजबुल्लाह को और ज़्यादा कमज़ोर करना चाहते हैं। लेकिन याद करिए, लगातार 2.5 साल से हमें बताया जा रहा था कि हिजबुल्लाह का नंबर 1 ख़त्म, नंबर 3 ख़त्म, नंबर 4 ख़त्म, नंबर 5 ख़त्म। लेकिन इन सब के बावजूद, हज़ारों बॉम्बिंग करने के बावजूद, सैकड़ों ठिकाने ध्वस्त करने के बावजूद हिजबुल्लाह 150 मिसाइलों से एक दिन में हमले कर रहा है। तो यही जंग की हकीकत है और जब आप ग्राउंड ट्रूप्स को भेजते हैं तो फिर उसमें आप अपने लिए भी कैजुअल्टी उठाने के लिए तैयार रहिए। तो ये जंग इतनी आसान नहीं होगी इजराइल के लिए अगर वो एक साथ सभी मोर्चे पर लड़ना शुरू करेगा, खास करके लेबनान और ईरान दोनों ही जगह पे, क्योंकि इस जंग का न केवल दायरा बढ़ रहा है बल्कि इसके प्लेयर अब एक से बढ़कर एक विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी लपटें अब अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर इजराइल में तेल अवीव और दूसरी जगहों पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है और जंग का दायरा बढ़ रहा है और इसीलिए कहा भी जाता है कि जंग शुरू करना आसान होता है, खत्म करना बहुत मुश्किल है। और 3-4 मोर्चे पर दुनिया में जो जंग हो रही है इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस बीच एक बड़ी खबर, हिजबुल्लाह पर हमले का एक और नया वीडियो सामने आ गया है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया है। मध्य और दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ ने हमला बोला। यह देखिए, एक और जंग का मोर्चा, प्रॉक्सीज को अटैक किया जा रहा है। मैसेजिंग, बेशक देखिए हमला जो है वो लेबनान में हो रहा है, लेकिन असर इसका ईरान में होगा। जैसे इजराइल में हमला होता है, इसका असर अमेरिका में होता है। ठीक उसी तर्ज पर लेबनान को निशाना और मैसेजिंग ईरान को। और ये देखिए कैसे हमला किया जा रहा है। ये रिहायशी इलाके हैं, लेबनान के कमांडर्स को चुन चुन कर मारा जा रहा है। कई टॉप कमांडर्स खत्म हो चुके हैं। वहीं इजरायल का तेहरान पर भीषण अटैक और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के ठिकानों पर हमला किया गया। भीषण हमले में भारी तबाही मची है। तो आईआरजीसी के ठिकानों को टारगेट किया गया और वहां पर जबरदस्त बमबारी की गई है। तस्वीरें आप देखिए कैसे आसमान में ऊंचाई तक धुआं उठता दिखाई दे रहा है उन स्पॉट से जहां पर यह हमला किया। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका को ईरान के सुप्रीम लीडर ने धमकी दे दी है, हर मौत का बदला लेंगे। मुज्तबा खामनेई के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर, हॉर्मुज़ स्टेट बंद रहेगा। सीधी धमकी, यूएस बेस पर हमारे हमले जारी रहेंगे। मुज्तबा खामनेई ने सुप्रीम लीडर ईरान के, उनकी तरफ से धमकी, मिडिल ईस्ट में हर जगह हमले करेंगे। यह देखिए टर्न हो गया, यू टर्न है। एक तरफ मिडिल ईस्ट के पड़ोसियों पर हमले को लेकर माफी मांगी गई थी और अब यह कहा जा रहा है कि हर देश पर हमला करेंगे जो अमेरिका के साथ खड़ा है।
और देखिए ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की धमकी सामने आई है, लक्ष्य हासिल होने तक बदला जारी रहेगा, अमेरिका से अपने नुकसान का हर्जाना लेंगे। ये मुस्तफा ने कहा है, हर्जाना नहीं मिलने पर अमेरिकी संपत्ति को नष्ट करेंगे। और इसे मुज्तबा का पहला पैगाम, बढ़ेगा बारूदी संग्राम। ऐसे तौर पर देखा जा रहा बयान क्या है कि अमेरिका से हम हर मौत का बदला लेंगे। अब इसके मायने समझ लीजिए, अब जंग और भी ज्यादा विध्वंसक हो जाएगी। इसके साथ साथ और क्या कहा जा रहा है, बयान यह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद रखा जाएगा, मतलब यह हमारा रास्ता है, हम जब चाहेंगे खोलेंगे, जब चाहेंगे बंद करेंगे। मायने दुनिया के 20% तेल निर्यात पर संकट आ जाएगा और सीधा दबाव अमेरिका पर बढ़ेगा। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद रखने के फैसले के और भी मायने हैं। अमेरिका समेत तमाम मुल्कों को यह संदेश देने की कोशिश, अमेरिकी बेस पर बयान यह जारी किया गया है कि हमारे हमले जारी रहेंगे। मायने इसके हैं कि अरब मुल्कों को यूएस बेस बंद करने की रवि चेतावनी दी जा रही है। ये दबाव बढ़ाने का प्रयास, और देखिए इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिकी बेस खुले रहे तो हमले तेज होंगे, सीधा सा मतलब है अमेरिका वहां रहेगा तो हम हिट करेंगे। बयान यह है कि खामनेई की मौत का बदला लेने तक ये युद्ध जारी रहेगा। अर्थ यह है इसका कि जंग को लंबा चलाने के लिए ईरान पूरी तरह से तैयार है, ये जंग चाहे कितने दिन भी चले। बयान यह कि दुश्मन से नुकसान की भरपाई करेंगे, और इसका मतलब यह कि यूएस इजराइल मुआवजा दे या उनके ठिकानों को हम नष्ट करेंगे। यह सीधा सीधा इसका अर्थ है। कुलकर्णी सर, एक चीज मैं समझना चाहूंगा, लेट्स सपोज हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे आते हैं, जैसा कि दिख भी रहा है कि ये वॉर कंटिन्यू करता है, तो ये जो गल्फ कंट्रीज हैं ये कितने दिन अपने आप को जंग से बचा कर रखेंगे? मतलब बकरे की अम्मा कितने दिन तक खैर मनाएगी, कितने दिन तक ये सिर्फ डिफेंसिव रहेंगे और कहेंगे कि हम इस वॉर का पार्ट नहीं है? देखिएगा रवि, जिस प्रकार से अगर हम दो इस पे देखें, एक तो ईरान का 7 देशों के साथ बॉर्डर है और 2 मेजर वाटर बॉडीज़ हैं, कैस्पियन सी है, दूसरा पर्शियन गल्फ है। उसको देखते हुए जिस प्रकार से मुस्तफा उनके जो सुप्रीम लीडर नए हैं, उन्होंने साफ कहा है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छा चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर उनके ऊपर हमला हुआ या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला हुआ, जैसे हम देख रहे हैं कि कतर ने तो गैस देना बनाना ही बंद कर दिया है, जिससे पूरे विश्व भर में गैस की परेशानी ऑलरेडी शुरू हो गई है। और जब वो दोबारा शुरू करेंगे अपने गैस की रिफाइनरीज, तो उसको आने में भी 4-5 हफ्ते लगेंगे, तो काफी लंबा लॉजिस्टिक ब्रेक हो जाता है और ये जो सप्लाई चेन है उसमें दिक्कत आती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल इसका इंपैक्ट भी दुनिया में होगा। बार बार बयान बदल रहे हैं और इंपैक्ट पूरी दुनिया पर नजर आ रहा है। एक बार फिर से जल्दी से हम तेल अवीव का रुख करते हैं। मनीष, बहुत संक्षेप में समझाने की कोशिश करिएगा। युद्ध का 14वां दिन, बहुत कुछ बदल रहा है, ईरान टोन डाउन नहीं कर रहा है और अमेरिका का बदलता बयान क्या कुछ जाहिर कर रहा है? बिल्कुल, देखिए 2 हफ्ते बाद मुझे लग रहा है कि वो अमेरिकी समाज जो हमेशा नफा नुकसान पे चलता है, वो इस बात का भी खर्च जोड़ रहा है कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में उसके करीब 50,000 सैनिक हैं, इसके अलावा 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, इतने सारे फाइटर जेट्स और तमाम डिफेंस एसेट्स हैं, तो इनका बजट बहुत बड़ा बजट है। तो ऐसे में प्रेसिडेंट ट्रंप को इस बात की चिंता भी होगी। अमेरिकी बजट मनीष गड़बड़ा गया है ईरान से युद्ध मोल लेने के बाद। यही वजह है कि अब नफा नुकसान का आकलन किया जा रहा है और दुनिया भर में इसका इंपैक्ट भी नजर आ रहा है।